back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani and we are studying our chapter Hello Alkanes and Hello Arenes. यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन हम हिंदी में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे, है ना. नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, और हमने देखा था भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे. बस प्रॉब्लम ये था कि हमने SN1 SN2 नाविक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु और नाविक स्नेही प्रतिस्थापन द्वि अणु को डिटेल में नहीं पढ़ा था, है ना, लेकिन उदाहरण सारे पढ़ लिए थे, नाविक स्नेही अभिक्रिया पढ़ ली थी. अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, SN1 और SN2 में आपको लगानी पड़ेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन. अब त्रिविम रसायन जब आइडिया ही नहीं होगा तो उसको लगाओगे कैसे सीधा सीधा. तो SN1 SN2 पढ़ाने से पहले हम थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं. भाई हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए किरल कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है ना, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होते हैं, ध्रुवण घूर्णकता किसे कहते हैं, कौन से यौगिक ध्रुवण घूर्णक होने चाहिए, है ना. तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ लेंगे. उसके बाद हम SN1 SN2 को आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक सिद्धांत. ठीक है, मतलब उसका 3D स्ट्रक्चर, है ना. 3D से क्या लेना देना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्या लेना देना है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चों पहला टॉपिक आता है समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब आपको पता है कि जो नॉर्मल लाइट होती है ना, श्वेत प्रकाश जिसे कहते हैं, तो वो 7 रंगों का बनता है या 7 रंगों का बना होता है. आप रेनबो देखते हैं, आप प्रिज्म में से पास करते हैं तो आपको लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी हुई दिखती है ना. स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे तब भी आपको श्वेत प्रकाश में कितने रंग दिखेंगे, 7 रंग दिखेंगे. आपको पता भी है विबग्य और वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. तो हम कहेंगे हाँ, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी होती है, 7 रंगों की बनी होती है. ठीक है, अब तो बच्चों 7 रंगों का बना हुआ प्रकाश है और सभी दिशाओं में क्या कर रहा है, संचरण कर रहा है ना. हर प्लेन में, जैसे आप ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो हर दिशा में लाइट क्या हो जाएगी, फैलेगी. पर्टिकुलर उसको सीधा सीधा तो चलना नहीं. तो हम कहेंगे वो नॉर्मल लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है. तो हमने क्या किया बच्चों कि सिंपल ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स ले लिया, है ना. मान लो हमने ट्यूबलाइट यहाँ बल्ब लगा दिया, साधारण प्रकाश का स्रोत. ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, साधारण प्रकाश का स्रोत. तो यहां से हमें व्हाइट लाइट मिलेगी, हर दिशा में जाने वाली लाइट. तो हम कहेंगे यहाँ ऑर्डिनरी लाइट है, साधारण प्रकाश मिलेगा. ठीक है, अब बच्चों ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये जो साधारण प्रकाश है, इसे आपको पास करना है. किस में से पास करना है, तो आप इसे पास करेंगे निकोल प्रिज्म में से. साधारण प्रकाश को आपको पास करना है किस में से, निकोल प्रिज्म. ठीक है, तो हमने इसको लगा दिया निकोल प्रिज्म. अब नाम से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि निकल का बना है, बट ऐसा नहीं है बच्चों. निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का. इवन मैं कह दूं ये क्रिस्टल है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप निकोल बोलते हैं. प्रिज्म बना है तो निकोल प्रिज्म. अब होगा क्या, तो हमने कहा था भाई ये सिंपल लाइट थी, निकोल प्रिज्म में से पास करें बच्चों, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो लाइट है ये एक प्लेन में चलने लग गई. ठीक है, भाई ये तो नॉर्मल लाइट थी, निकोल प्रिज्म में से पास किया तो ये एक ही प्लेन में चलने लग गई. तो हम कहेंगे एक प्लेन में चलता है, यानी कि ये है समतल ध्रुवित प्रकाश. ठीक है, तो साधारण प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो एक तल में गमन करता है, संचरण करता है. इस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब क्या करना है, तो बच्चों ये तो हो गया PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना. लाइक अगर मैं कहूँ कि है ना, मान लो आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और सामने की दीवार पे विंडो है. ठीक है, खिड़की है, तो खिड़की है, पूरी ओपन विंडो है, कुछ भी नहीं है ना, कोई बार्स नहीं लगी हुई, कोई रॉड्स नहीं, जाली नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल विंडो है. तो अब आप कोई भी सामान उठाओ, किसी भी एंगल से फेंक, खिड़की से बाहर चला जाएगा. तो हम कहेंगे हाँ भाई अगर खिड़की बना रखी है ना, और कुछ भी सामान फेंकोगे तो खिड़की से बाहर तो निकलना ही, कोई दिक्कत नहीं. अब मैं कह दूँ कि नहीं भाई इस खिड़की में ना मैंने ऐसे बार्स लगा दी, ऐसे जाली लगा दी. अब अगर मैंने खिड़की में से ऐसे जालियाँ लगा दी तो अब अगर मैं कोई भी चीज़ को किसी भी एंगल से फेंकूंगी तो थोड़ा ना बाहर जाएगी,
है ना। अगर मैं यूँ फेंकूंगी तो नहीं जाएगी, और फिर भी अगर मुझे फेंकना है तो मुझे बिल्कुल ऐसे प्लेन, है ना, इसी जो बार्स का डिज़ाइन है उसी तल में मुझे इसको क्या करना है, पास करना पड़ेगा बाहर की तरफ, तो निकल जाएगा, है ना। तो पहले तो हर दिशा में कोई भी एंगल से फेंको, कहीं से फेंको, वो जा रहा था। लेकिन अब उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है कि अब उसने क्या किया, आपने यूं फेंका तो उसने रोक दिया, आपने यूं फेंका रोक दिया, यूं फेंका रोक दिया, यूं फेंका रोक दिया, सिर्फ आपने ऐसा फेंका तो उसने जाने दिया। तो सिमिलरली बच्चों निकोल प्रिज्म भी क्या करेगा कि भाई लाइट तो आपकी ऐसे भी आ रही थी, है ना, ऐसे भी आ रही थी, ऐसे भी आ रही थी, ऐसे भी आ रही थी, है ना। तो ये हर लाइट को रोक देगा, सिर्फ इस वाली को, है ना, इस तल में जो चल रही थी ना उसको जाने देगा कि हाँ भाई आपको जाने दूंगा, ठीक है। बाकी उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो इन सबको क्या कर देता है, नहीं जाने देता है। तो इसी तरह का कुछ काम है। तो ये निकोल प्रिज्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, भी काम कैसे करता है, बहुत बार लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो हर दिशा में जा रहा था, ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म में से पास किया, तो अब ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक ले लेते हैं धातु की नलिका, मेटल ट्यूब, ठीक है। धातु की नलिका ले ली, मान लो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी धातु की नलिका ले ली, और इसमें हमने रख लिया एक यौगिक, लाइक तुम ग्लूकोज का जलीय विलयन रख सकते हो, फ्रक्टोज का जलीय विलयन रख सकते हो, टार्ट्रिक एसिड रख सकते हो, है ना, या लैक्टिक एसिड रख सकते हो, मेंडेलिक एसिड रख सकते हो, कुछ भी, ठीक है, मतलब जो प्रकाशिक सक्रिय हो। अब कौन होता है, कैसे होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने क्या किया, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक रख लिया। अब आपको लगेगा प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या, तो बच्चों इनमें से कोई भी रख लो फिलहाल, चाहे आप लैक्टिक एसिड रखें, चाहे टार्ट्रिक एसिड रखें, ग्लूकोज का जलीय विलयन, फ्रक्टोज का जलीय विलयन, निश्चित सांद्रता का विलयन बना के इस धातु की नलिका के अंदर रख दो, ठीक है। तो हम कहेंगे ये मेटल ट्यूब है, धातु की नलिका है, इसके अंदर हमने रखा हुआ है प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। तो बच्चों ये लाइट जैसे ही इसमें से पास होगी, तो तुमने देखा था भाई ये तो सीधी थी, है ना, ऐसे ऐसे पास हो रही थी, लेकिन अब तुम क्या देखोगे, ये निश्चित कोण पे घूम जाएगी, मान लो अल्फा डिग्री पे घूम गई, तो ये घूम चुका है, ध्रुवित हो चुका है, अपना पथ यूं था तो यूं होगी। तो हम कहेंगे भाई ऐसा कोई भी यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करे, घुमा दे, है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करे, घुमा दे, उसे क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे हम कहेंगे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वापस समझेंगे, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, साधारण प्रकाश का स्रोत, है ना, साधारण लाइट आई 7 रंगों की बनी होती है, निकोल प्रिज्म में से पास किया। निकोल प्रिज्म क्या करेगा, बाकी सारे एंगल वाली लाइट चेंज कर देगा, सिर्फ एक एंगल वाली लाइट को, एक प्लेन वाली लाइट को जाने देगा, बाकी सबको रोक देगा, जैसे जाली होती है ना वैसे वो रोक देगा, ठीक है। अब ये है हमारी समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल। इसे मैंने धातु की नलिका में रखे किसी विशेष कार्बनिक यौगिक, है ना, उसमें से मैंने इसको पास किया, तो मैंने क्या देखा, ये लाइट घूम गई। तो घूमी हुई लाइट जो है वो ध्रुवित प्रकाश, है ना, स्पेसिफिक एंगल पे घूमेगी तो वो स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, कभी 1 डिग्री घूमी, 2 डिग्री घूमी, 20 डिग्री घूमी, कितना डिग्री घूमी, तो उसे हम बोलेंगे ध्रुवण घूर्णन, कितना डिग्री पे घूमता है, ठीक है। और वो यौगिक जो इसको लाइट को घुमा दे, वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा दे, या तो दाईं ओर या बाईं ओर, तो उसे हम कहेंगे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। ये टर्म्स हमारी क्लियर होनी चाहिए कि भाई पहला हमारा था समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, साधारण प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश कितने रंगों का बना है, तो हम कहेंगे 7 रंगों का बना है और सभी दिशाओं में संचरण करता है। लेकिन जब हम इसे निकोल प्रिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना है उससे गुजारते हैं, तो यह केवल एक ही तल में संचरण करता है, और इस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब तो बच्चों वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, है ना, जो पीपीएल को रोटेट कर देंगे, उन्हें हम कहेंगे ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अब बच्चों यदि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पीपीएल को दाईं ओर घुमाएगा, भाई लाइट घुमाएगा तो सही पक्का है ना, तो जो लाइट को घुमाएगा, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएगा, उसे हम कह देंगे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अब अगर वो दाईं ओर घुमाएगा तो आपको बोलना है डेक्स्ट्रो या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है, दाईं ओर घुमाता है, तो हम कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल डी या फिर प्लस से डिनोट करेंगे। और अगर ये बाईं ओर घुमाता है
तो हम उसे कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवियो रोटेटरी, और इसे हम स्मॉल एल या माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यदि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पीपीएल को दाईं ओर घुमाता है तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डी या प्लस से दिखाएंगे, और यदि यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पीपीएल को बाईं ओर घुमाता है तो इसे वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवियो रोटेटरी कहते हैं और माइनस या स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई लाइट को रोटेट करें, है ना। त्रिविम समावयवता क्या है, या अगर मैं तुम्हें कहूँ त्रिविम में तो चलो आप ज्यामिति भी पढ़ते हैं, प्रकाशिक भी पढ़ते हैं। प्रकाशिक समावयवता क्या है, तो हम कहेंगे वे यौगिक जिनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न है। अब प्रकाशिक गुण कौन से, तो भाई समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाना, या तो दाईं ओर घुमाना या बाईं ओर घुमाना। तो ये दो रूप हो गए भाई, कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन इनमें से भाई है तो ग्लूकोज मान लो, लेकिन कुछ ग्लूकोज के अणु देख रहे हैं या कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख रहे हो तो दाईं ओर घुमा रहे है ना, और कुछ बाईं ओर भी हो सकता है, या एक ही यौगिक जो है उसकी दो चॉइस हो सकती है। तो ऐसा कैसे होगा, कौन ऐसा शो करेगा, तो हम कहेंगे भाई नेचर में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो एसिमेट्रिक है, मतलब जिनको दो बराबर भागों में नहीं काट सकते, है ना, जिसे दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, जो असममित है, एसिमेट्रिक कंपाउंड है, वो पक्का है प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अब ऐसे कैसे, तो देखो बच्चों, उसको स्टडी किया था सबसे पहले लुईस पाश्चर, है ना। आणविक असममितता, कायरलता व प्रतिबिंब रूप, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो लुईस पाश्चर ने क्या देखा कि भाई कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ये यौगिक क्रिस्टलीय रूप से क्या है, असममित है और किरेल अणु है, मतलब ये अपने दर्पण प्रतिबिंबी पर अध्यारोपित नहीं होते हैं और इनका यह गुण किरेल कहलाता है। अब बच्चों देखो, कायरलिटी वर्ड जो है ना, किरेलता, तो किरेलता शब्द जो है वो आया है कियर, मतलब हमारे दोनों हाथ, दिखने में दोनों हाथ एक जैसे हैं, लेकिन एक्चुअली ये दर्पण प्रतिबिंबी मिरर इमेज है। मतलब अगर आप मिरर में देखोगे तो ये चीज़ पहले दिखेगी और ये चीज़ बाद में दिखेगी। अब ये एज इट इज है, तो मिरर में देखो ये चीज़ पहले दिख रही तो ये है ना, और ये वाली लेफ्ट वाली ये वाली चीज़ जो है बाद में। तो मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो नेचर में वो कंपाउंड, प्रकृति में वह यौगिक जो क्या है, असममित है, एसिमेट्रिक है, वो हमेशा कायरेल होगा। मतलब जैसे आप कह दो शूज़, जूते, अब जूते दिखने में तो एक जैसे होते, लेकिन दाएं पाँव का जूता बाएं में नहीं पहन सकते और बाएं पाँव का जूता दाएं में नहीं पहन सकते, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली क्या है, मिरर इमेज है ना, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी, दिखते बिल्कुल सेम है लेकिन लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट राइट चेंज है। अगर मैं इसको उठा के इसी तल में इसके ऊपर रख दूँ, है ना, इसको उठा के सेम प्लेन में इसके ऊपर रख दूँ, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता है। तो आपको दो तीन चीज़ें बार बार पढ़ने को मिलेगी, है ना। एक मिलेगा असममित, तो आपको सारा इसी से समझना है, मेरा हैंड, है ना। असममित मतलब क्या मैं इसको दो बराबर भागों में काट सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको काटूँ तो मैं कहूँगी तो थंब है और ये लिटिल फिंगर, है ना, तो ये तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मैं इसको दो बराबर भागों में नहीं काट सकती। ऐसे काट लो तो फिंगर्स ऊपर रह जाएंगी, पाम नीचे रह जाएगी। तो असममित यौगिक जिसे दो बराबर भागों में काट नहीं सकते, है ना, कोई भी प्लेन से काटो वो बराबर कटेगा ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई भी सममिति का तत्व नहीं होगा। चाहे सममिति तल हो, भाई एक प्लेन से काटो, सममिति केंद्र, सेंटर में कोई पॉइंट हो, या सिमेट्रिक एक्सिस में इसको घुमा दूँ तो क्या पता हो जाए। तो देखो अगर मैं इसको घुमा दूँ तो आपको लग रहा है तो अध्यारोपित हो गया ना, ये अध्यारोपित है क्या। अब इसको बीच में से काटो, है ना, ये हैंड्स जो है इसको बीच में से काटो बच्चे, तो ये लेफ्ट पार्ट निकलेगा और ये राइट निकलेगा। सेम कहाँ होगा, सेम होता तो ये इसमें पैक हो जाता, पैक तो हो ही नहीं सकता, पैक होगा तो ये चीज़ अलग हो गई। समझे मेरी बात, तो कभी भी, है ना, आपको इससे समझना है, सारे टॉपिक्स इसके हाथ से समझने, अपने हाथ से समझने कि भाई सबसे पहले क्या है, आणविक असममित, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है, तो वह यौगिक जिसे दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, मैं उसको कैसे भी काटूँ वो बराबर नहीं कटेगा, इसका मतलब वो एसिमेट्रिक है। तो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें होती, घर में ही देखते हैं हम, तो हम कहेंगे शूज़ देख लो, सॉक्स देख लो, दाएं पाँव का मोजा बाएं में पहन लो और बाएं का दाएं में, तो सेट नहीं होता है। तो सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, हैंड्स हो गए, शूज़ हो गए, है ना, ये सब क्या है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। मिरर इमेजेस हैं, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनमें दायां बायां होता है, राइट अलग और लेफ्ट अलग। क्लियर, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। आफ्टर दैट कायरलिटी, तो भाई इनके दो रूप होंगे, एक तो ये खुद होंगे और एक इनका मिरर इमेज होगा। भाई एक ही जूता होगा तो दूसरा उसका मिरर इमेज होगा,
है ना। एक जूता होगा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा सेम उसका मिरर इमेज होगा। पहला वाला अगर यूं घुमा हुआ है तो दूसरा यूं घुमा हुआ होगा। मिरर में अगर ये चीज़ यूं घूमी हुई है तो आपको दिखेगी तो ऐसे ही ना, समझे मेरी बात, दायां बायां बदल जाता है। तो हम कहेंगे हाँ मिरर इमेज होंगे, दर्पण प्रतिबिंबी होंगे। ठीक है, तो कायरलिटी समझ में आ गया कि इनके दो रूप होते हैं, दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते। मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये दबेगा नहीं, देखो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसकी पहचान अलग है ना, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। उसके बाद प्रतिबिंब रूप समझ में आई गया। तो बच्चों लुईस पाश्चर ने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ यौगिक क्रिस्टलीय रूप से क्या है, असममित यानी कि किरेल है, यानी अपने दर्पण प्रतिबिंबी पर अध्यारोपित नहीं होते और इनका यह गुण जो है वो किरेलता कहलाता है। जैसे हमारे दोनों हाथ दिखने में एक जैसे हैं परंतु एक ही तल में एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों वे यौगिक जो सममित होते हैं, दर्पण प्रतिबिंबी पर अध्यारोपित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे अकायरल, अकिरेल यौगिक। अब प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए यौगिक का किरेल होना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट लिख देते हैं, प्रकाशिक समावयवता होता क्या है, क्योंकि ये बार बार आएगा बच्चों, इस चैप्टर में भी आया, आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उपसहसंयोजक यौगिक, वहां पे भी आएगा कि भाई प्रकाशिक समावयवता से आप समझते क्या है। तो हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम कहेंगे वो तो समावयवता की बात है। समावयवता में भी क्या होता है, अणुसूत्र तो समान होता है। तो बच्चों वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भी सेम है ना, तथा भौतिक व रासायनिक गुण भी समान है। ठीक है भाई, भौतिक व रासायनिक गुण भी समान है। तो फिर अलग क्या है बच्चों, तो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, समझे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यानी कि प्रकाशिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न है। रासायनिक गुण भी समान है परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न है। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न है। क्या कहलाएंगे, तो हम कहेंगे इन्हें हम बोल देंगे प्रकाशिक समावयवी, ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तथा इनका यह गुण है ना, या यह परिघटना, ठीक है, भाई घटना तो एक बार घटती है, परिघटना मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो यह परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अब बोलेंगे यहाँ कोई दिक्कत है, तो हम कहेंगे ओके प्रकाशिक समावयवता तो ठीक है। अब बच्चों प्रकाशिक समावयवता दिखानी है, मतलब लाइट को रोटेट करना है ना, कौन दिखाएगा, तो हम कहेंगे जो प्रकाशिक सक्रिय होगा। प्रकाशिक सक्रिय करता क्या है, तो हम कहेंगे पीपीएल को घुमाता है, दाईं ओर घुमाता है तो डेक्स्ट्रो, बाईं ओर घुमाता है तो लेवियो। अब इतना टॉपिक तो क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों प्रकाशिक समावयवता दिखानी है, इस कंपाउंड को प्रकाशिक समावयवता शो करनी है, तो प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए यौगिक का प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए यौगिक का किरेल होना आवश्यक है। समझे, मतलब ये सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। अगर आपका कंपाउंड कायरेल है, किरेल है, तभी वो क्या करेगा, प्रकाशिक समावयवता दिखाए। तो बच्चों प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए यौगिक का कायरेल होना आवश्यक है। अब हम कहेंगे भी ठीक है, डेली लाइफ में तो हम पहचान सकते हैं, है ना, कि भाई दैनिक जीवन में तो हम पहचान सकते हैं कि भाई कौन किरेल है कौन अकिरेल है। जैसे देखो, मान लो मैंने तुम्हें इंग्लिश अल्फाबेट दिया ए, ठीक है, तो क्या मैं इस ए को 2 बराबर भागों में बांट सकती हूँ, तो मैं कहूँगी हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ये तो कट जाएगा।
ठीक है, और दोनों रूप एक दूसरे के मिरर इमेज ही है, मतलब लेफ्ट राइट चेंज नहीं है, सेम है। ठीक है भाई, अगर मैंने इसको काटा तो ये ऐसा और ये क्या है, ऐसा है ना। तो ये दो बराबर भागों में कट जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं भाई, मैंने ए लिखा जिसमें लेफ्ट राइट चेंज कहाँ है ना, इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख सकती हूँ ना, तो ये तो अध्यारोपित हो जाएगा, तो मतलब नहीं है। अब बी, तो ये भी दो बराबर भागों में कट सकता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे मतलब नहीं है। अगर मैं कहूँ सी, तो ये भी दो बराबर पार्ट्स में कट जाएगा। फिर मैं कह दूँ कि नहीं भाई डी ले लो, तो बच्चों ये भी दो बराबर भागों में कट जाएगा, तो मैं कहती ई ले लो, तो ई भी दो बराबर पार्ट्स में कट जाएगा, चेक कर लो, है ना, ये दो बराबर भागों में कट रहे, है ना। तो हम कहेंगे भाई जैसे ये ई लिखा, ठीक है, तो अगर दूसरा ई है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आराम से अध्यारोपित हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो हम कहेंगे भाई ये जो है इन्हें हम क्या कह सकते हैं, हम इन्हें सममित नहीं मान सकते हैं। आई बात समझ में, इन्हें हम असम्मित नहीं मान सकते, इन्हें हमें सम्मित मानना होगा, सिमेट्रिक मानना होगा, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति तल है, ये दो बराबर भागों में कट रहे। तो हम कहेंगे चलो एफ ले लो, इसको काटो, इसको नहीं काट सकते। देखो अगर मैं इस लाइन है ना, ये जैसे बीच वाली डंडी है ना, ये पूरी कटेगी, ठीक है। अब मैं इसको काटूं तो काट लूं, लेकिन यहाँ तो ये लाइन है और नीचे वाले में तो नहीं, तो अलग हो गए। ठीक है, अलग हो गए मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के, या ये कंपाउंड जो है, ये मॉलिक्यूल जो है, या ये अल्फाबेट जो है, ये क्या है, किरेल है। तो ऐसे तो हम पहचान जाएंगे, लेकिन हम कार्बनिक यौगिकों में कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों किरेल कार्बन का कॉन्सेप्ट है भाई, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानना है तो आप ऐसा करो, किरेल कार्बन या असम्मित कार्बन की धारणा को समझिए। ठीक है, कि भाई ऐसा यौगिक जिसमें किरेल कार्बन है वो प्रकाशिक सक्रिय, और ऐसा यौगिक जिसमें किरेल कार्बन नहीं है वो प्रकाशिक रूप से असक्रिय। तो पहले हम देखें किरेल कार्बन है क्या। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो हम कहेंगे भाई कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है। ठीक है, वेज एंड डैश फॉर्मूला बच्चों, ये जो मोटी लाइन बनाते हैं ना हम, ये थिक लाइन जैसे हमने ऐसे बनाया, ये होती है वेज। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में इसे हमने बोला है वेज। और ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये होती है डैश और ही। ठीक है भाई, अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, चतुष्फल की ज्यामिति है, तो एक बॉन्ड तो आपकी तरफ आएगा टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, मान लिया कार्बन है, तो एक बॉन्ड तो आपको दिखेगा, एक बॉन्ड पीछे की तरफ छुप रहा होगा। तो जो आपको दिख रहा है उसे हम वेज मोटी लाइन से दिखाते हैं, और जो आपसे दूर जा रहा है, छुप रहा है, पीछे की साइड है, उसे हम किससे दिखाते हैं, डैश। तो हम कहेंगे हाँ ले देखिए 4 संयोजकता है। अब बच्चों अगर 4 संयोजकताएं हैं, चारों अलग अलग कार्बन से, अलग अलग परमाणु से बंधी है ना। मान लो कि भाई जैसे मैं हेलो एल्किन पढ़ा रही थी, तो मैं हेलो एल्किन में ले लेती हूँ, सबसे पहले यहाँ मैथिल ले लेती हूँ, यहाँ H ले लेती हूँ, हेलोजन समूह यहाँ क्लोरीन ले लेती हूँ, और यहाँ अलग करने के लिए एथिल ले लेती हूँ। ठीक है, अब तुम्हें लगे एथिल ले लो, प्रोपिल ले लो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैथिल ले लो, एथिल ले लो, प्रोपिल ले लो, हेलोजन ले लो, तो चलेगा। ठीक है, अब छोटा रखना है तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया। तो बच्चों यदि एक कार्बन की चारों संयोजकताएं, देख लो, यदि एक कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हो, तो हम कहेंगे चारों संयोजकताएं 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं, देख लो डिफरेंट एटम होने चाहिए। तो एक कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं, ठीक है, 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के समूह से बंधित हो। ठीक है, 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के समूह से बंधित हो। ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए। तो ओके भाई, 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के समूह से बंधित हो, तो ऐसा कार्बन किरेल कार्बन कहलाता है। ठीक है, इस तरह के कार्बन को क्या बोलेंगे, तो बच्चों इस तरह के कार्बन को हम बोलेंगे कायरेल कार्बन या किरेल कार्बन कहलाता है। ओके, तो किरेल कार्बन समझ में आ गया, इसको स्टार से दिखा दो, है ना। अब बच्चों किरेल कार्बन को ही एसिमेट्रिक कार्बन
असममित कार्बन कहेंगे। तो आप लिखें किरेल या असममित कार्बन। ठीक है, मतलब कि भाई अब ये देखो, ये 4 अलग अलग बॉल्स है। ठीक है, मान लो ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपकी वाइट कलर की बॉल है। ठीक है ना, ये आपका कार्बन है इधर। ठीक है, यहाँ आपका ये इथाइल है, ये ब्लू कलर की बॉल है। ओके, ये मान लो आपका हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन है, ये अलग बॉल है। ठीक है, ग्रीन कलर की बॉल बना देते हैं, और ये आपकी पिंक कलर की बॉल। अब मैं कहूँ कि इसको बराबर काटो, तो बच्चों तुम इसको काट ही नहीं सकते, उसको कैसे काटोगे, है ना। तुम कहोगे यूँ काटो तो वाइट बॉल और येलो बॉल तो कट जाएगी, ये तो कट जाएगी, लेकिन इधर वाली बॉल तो ब्लू है ना, और इधर वाली बॉल तो पिंक है ना। तो अब किसी भी एंगल से काटो, यूँ काट लो, है ना, तो तुम देखोगे चारों बॉल ही अलग अलग हैं, है ना। तो 2 बॉल्स तो काट जाएगी एक तल से अगर मैं काटूंगा, लेकिन बाकी 2 नहीं कटेंगी, तो वो अलग अलग है ना, सेम का है। अगर वो सेम होती तो हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ फिर तो मिरर इमेजेस है। हाँ, मिरर इमेजेस नहीं, मतलब अध्यारोपित, मिरर इमेज तो कुछ भी हो सकता है, अध्यारोपित होने वाली मिरर इमेजेस है। भाई मिरर इमेज मतलब क्या, इसका ए है, इसका दर्पण प्रतिबिंब तो संभव है ना। मिरर इमेज तो किसकी भी बन सकती है, लेकिन मिरर इमेज ऐसी, दर्पण प्रतिबिंब भी ऐसा कि इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो वो दबना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिरर इमेज तो सबकी बनेगी, ए की भी बनेगी, बी की भी बनेगी, लेकिन उसको उठा के ऊपर रखूं तो वो दबेगा नहीं। अगर लेफ्ट राइट होगा ना तो अध्यारोपित नहीं होगा, तब तो वो कायरेल है या कीरेल है, और अगर अध्यारोपित हो जाएगा तो वो ए कीरेल है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया कीरेल कार्बन क्या होता है। अब इसको हमने पढ़ाई क्यों बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कीरेल कार्बन उपस्थित हो, ठीक है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में क्या उपस्थित हो, तो हम कहेंगे कीरेल कार्बन उपस्थित हो। कीरेल यानी कि असममित कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, असममित कार्बन उपस्थित हो। ठीक है भाई, असममित कार्बन उपस्थित हो तो क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे अगर कीरेल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, तो यह प्रकाशिक सक्रिय होगा। मतलब तो हम कहेंगे इसका मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएगा। अब बस अब फिक्स है ना भाई। ऐसे तो हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि भाई कौन घुमाएगा कौन नहीं घुमाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको इतना तो पता चल जाएगा कि अगर कीरेल कार्बन है तो यह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा। फिक्स है, ये पीपीएल को घुमाएगा। अब घुमाएगा, कीरेल है तो कीरेल मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बनाएंगे और वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों एक रूप अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या हो जाएगा, लेवियो। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूँगी नहीं, आप एग्जाम्पल्स दे दो। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के उदाहरण बताओ, कौन कौन से यौगिक जो है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं। क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और नीट में भी क्वेश्चन है बच्चों ऐसा बहुत बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, निम्न में से कौन सा प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी यौगिक में जाके कीरेल कार्बन ढूंढना है। अगर आपको कीरेल कार्बन नजर आ गया तो एक्टिव है, नहीं आया तो इनएक्टिव है, बात खत्म। अब फिलहाल तो हम कहेंगे चलो एग्जाम्पल 1 देखते। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा 2 क्लोरोब्यूटेन या 2 ब्रोमोब्यूटेन या 2 हेलोब्यूटेन, जो अभी हमने पीछे बनाया भी था। तो देखो क्या ये वाला कार्बन कीरेल कार्बन है क्या, इधर वाली साइड तो मिथाइल है, इधर वाली साइड इथाइल है, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है और चौथी पे क्लोरीन है। तो हम कहेंगे हाँ C स्टार है, मतलब कीरेल है। फिर मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 2 ब्यूटेनॉल, तो सेम सिचुएशन ही तो है बच्चों, ब्यूटेन 2 ऑल, चेक कर लो, चेक कर लो, यही कार्बन वापस तुम्हें कीरेल दिखेगा। देखो ये कार्बन है ना, इधर क्या है मैथिल, इधर क्या है एथिल, ऊपर क्या है H और चौथी सी संयुक्ता पे क्या है OH। तो हम कहेंगे भाई ये 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, ये सब लोग क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना है बच्चों तो लैक्टिक एसिड, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लैक्टिक अम्ल। ठीक है,
दूध से दही बनाते हैं, बैक्टीरिया आता है लैक्टिक बेसिलाई, इकट्ठा कर देता है दूध को, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड होता है बच्चों 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड तो लिखना आता है 1 2 3, 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रीफिक्स लेते हैं, तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को हम कहते हैं बच्चों लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ये भी क्या है, ये भी प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। तो यहाँ हमने ये टॉपिक कवर कर लिया बच्चों आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि भाई आणविक असम्मितता क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर किरेल कार्बन है ना, असम्मित कार्बन है, किरेल कार्बन है, तो पक्का कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक रूप से सक्रिय। अब आगे आएगा 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवियो को मिला दो तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। फिर धारण क्या होता है, रिटेंशन, प्रतिलोमन क्या होता है, इन्वर्जन, है ना, और रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमीकरण। लेकिन वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा SN1 और SN2, फिर उससे रिलेटेड है ना। बुक में सीक्वेंस क्या है, पहले SN1 SN2 फिर ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब SN1 पढ़ते हो तो रेसिमीकरण हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट नहीं होता बट हो जाता है, और SN2 पढ़ते हो तो इन्वर्जन हो जाता है। तो जब आपको इतनी पता ही नहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन, रिटेंशन, पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना, और सीधा SN1 SN2 पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टिल देन मेक वेरी गुड नोट्स एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी, फिट एंड गुड बाय।